दोस्तों का मिलना, फिर एक भयानक रात, एक ऐसा राज जिसे सबने मिलकर दबा दिया, और फिर ठीक 1 साल बाद कोई है जो बदला लेना चाहता है। हाँ, और ये कहानी है ग्रीष्मकालीन खूनी रहस्य की। हम आज इसी फिल्म की कहानी को थोड़ा गहराई से समझेंगे। बिल्कुल। कहानी आवा से शुरू होती है, जो काफी टाइम बाद अपने होम टाउन, अपने शहर वापस आई है। हाँ, तो आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि इसके जो मोड़ हैं, किरदारों के मन में क्या चल रहा है और उस रात का सच, उसके नतीजे क्या हुए, उस पर बात करेंगे। सही कहा, क्योंकि ये सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं है। ये उन फैसलों के बारे में है जो किरदारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देते हैं। तो आवा शहर आई है अपनी दोस्त डैनिका की सगाई के लिए। माहौल तो अच्छा है शुरुआत में, पुराने दोस्त मिल रहे हैं, आवा का एक्स बॉयफ्रेंड भी है वहाँ, एक और दोस्त है स्टीवी जो बार में काम करती है, और हाँ, डैनिका का मंगेतर। और यहीं से, मतलब उस 4 जुलाई की रात को, एक मस्ती भरे प्लान से कहानी का वो काला हिस्सा शुरू होता है। बिल्कुल, सबने सोचा पहाड़ी से आतिशबाजी देखेंगे। अच्छा प्लान था, लेकिन गाड़ी चलाते हुए डैनिका के मंगेतर का बर्ताव, मतलब बहुत अजीब था। शायद नशे में था या बस केयरलेस था। और उसी की वजह से वो हादसा हुआ है ना। हाँ, उनकी वजह से एक दूसरी कार का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधा बैरियर से जा टकराई। ये लोग फिर कोशिश करते हैं ड्राइवर को बचाने की, लेकिन बचा नहीं पाते। नहीं, दरवाजा जाम था, कार खाई की तरफ बढ़ रही थी। बिल्कुल आखिरी पलों में वो ड्राइवर मंगेतर की शर्ट पकड़ता है, पर वो खुद को छुड़ा लेता है और कार नीचे पानी में। ओह, ये तो भयानक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, पुलिस को बुलाया। यही तो कहानी का पहला बड़ा मोड़ है। बचाव तो चलो नाकाम रहा, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो जानबूझकर किया गया फैसला था। डैनिका का मंगेतर गया तो पुलिस बुलाने, पर लौटकर सबको कहता है, यहां से निकलो, किसी को कुछ मत बताओ। क्या मतलब, भाग जाओ? आवा और स्टीवी, उन्होंने कुछ कहा नहीं। वो हिचकिचाई। आवा और स्टीवी को ये गलत लगा, साफ दिख रहा था, पर डर था, दबाव था, वो मान गई। मंगेतर ने झूठा दिलासा दिया कि बाद में पुलिस स्टेशन चलेंगे। लेकिन वो कभी गए नहीं। कभी नहीं गए। उन्होंने उस सच को वहीं उसी रात दफन कर दिया। और यही वो बोझ है जो वो 1 साल तक ढोते रहे। हाँ, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं रहा, अब ये एक जुर्म बन गया, सच छिपाने का जुर्म। ये दिखाता है कि कैसे डर सही और गलत के बीच का फर्क भुला देता है। बिल्कुल। तो कहानी फिर 1 साल आगे बढ़ती है। आवा फिर से शहर लौटती है। हाँ, इस बार डानिका के ब्राइडल शावर के लिए। वही डानिका, लेकिन अब शादी किसी और से हो रही है। अच्छा, मतलब पहले मंगेतर का क्या हुआ? लगता है उस हादसे के बाद रिश्ते बदल गए। पहला मंगेतर अब सीन में नहीं है। खैर, इस बार आवा की वापसी पे फ्लाइट में उसकी मुलाकात एक पॉडकास्टर लड़की से होती है। हाँ, ये किरदार भी अहम है शायद। हाँ, बाद में पता चलेगा। लेकिन असली झटका तब लगता है जब शावर के गिफ्ट्स के बीच दानिका को एक कार्ड मिलता है, जिसपे लिखा था, मुझे पता है तुमने पिछली गर्मियों में क्या किया था। बस ये एक लाइन उनके दबाए हुए राज को, उनके डर को एकदम से बाहर ले आती है। खौफ की असली शुरुआत यहां से होती है। और शक किस पर जाता है सबसे पहले? शक तुरंत जाता है डानिका के एक्स मंगेतर पर। हमें बताया जाता है कि वो हादसे के बाद मतलब मेंटली काफी डिस्टर्ब हो गया था। और ये भी पता चलता है कि उसके पिता जो मेयर हैं, उन्होंने मामला दबा दिया था। हाँ, ये बहुत कन्वीनियंट लगता है ना, जैसे कहानी ने हमें एक विलन दे दिया हो। बिल्कुल। जब वो लोग उससे मिलने भी जाते हैं तो वो बहुत डरा हुआ सा लगता है और साफ मना कर देता है कि उसने कुछ नहीं किया। लेकिन क्या सच इतना सीधा है? लगता तो नहीं, क्योंकि उसी रात डानिका के नए वाले मंगेतर पर हमला होता है, बेरहमी से। कैसे? मतलब कातिल क्या इस्तेमाल करता है? कातिल तीर चलाता है और एक बड़ा फिशिंग हुक, हाँ हुक, और दीवार पर खून से एक मैसेज छोड़ जाता है। क्या मैसेज? तुम अतीत को मिटा नहीं सकते, तुम माजिक को मिटा नहीं सकते। माजिक? ये कौन है? और ये हुक, ये तरीका कुछ सुना सुना सा नहीं लगता? बिल्कुल, ये हुक सिर्फ हथियार नहीं है, ये शायद एक सिंबल है। और माजिक, ये नाम शायद उसी आदमी की तरफ इशारा है जिसे उन्होंने उस रात मरने दिया था, जिसका नाम तक वो नहीं जानते थे शायद। मतलब कातिल सिर्फ डरा नहीं रहा, वो उन्हें याद दिला रहा है। हाँ, उनके कर्मों की याद, उस शख्स की याद जिसे वो भूलना चाहते हैं। इसी बीच आवा का एक्स बॉयफ्रेंड एक और बात बताता है। क्या? कि आवा की वो जो नई पॉडकास्टर दोस्त है ना, फ्लाइट वाली, उसने हाल ही में 1997 की कुछ हत्याओं पर पॉडकास्ट किया था, और उन हत्याओं में भी कातिल हुक इस्तेमाल करता था। ओ, तो ये कनेक्शन है। आवा क्या मानती है? आवा इसे महज इत्तेफाक मानती है, लेकिन अब शक तो गहराने लगता है। क्या ये कोई कॉपीकैट किलर है, या 1997 की कहानी का कोई लेना देना है इस हादसे से? दोस्तों के बीच का भरोसा भी कम हो रहा होगा।
बिल्कुल। आवा उस पॉडकास्टर से मिलने जाती है और वहां उसका बर्ताव बहुत अजीब होता है। वो 1997 की हत्याओं की बात करती है, उस हादसे के जो सर्वाइवर थे प्रोफेसर और रे, उनके बारे में बताती है, और फिर वही नोट दिखाती है, मुझे पता है वाला। वो आवा को धमका रही है एक तरह से। हाँ, लगभग। और तभी उसी घर में असली कातिल आवा पर हमला कर देता है। क्या? उसी वक्त? हाँ, सीन बहुत टेंशन वाला है। आवा जैसे तैसे खुद को बचाती है, कातिल को चाकू से घायल भी कर देती है। वो एक कमरे में बंद हो जाती है, लेकिन जब वो बचकर बाहर निकलती है, क्या होता है? पॉडकास्टर की लाश ऊपर से लटकती हुई मिलती है। हे भगवान! तो पॉडकास्टर का क्या रोल था इसमें? क्या वो कातिल को जानती थी या वो भी मारी गई? ये क्लियर नहीं होता एकदम से। शायद वो कहानी में सिर्फ जानकारी लाने और शक बढ़ाने के लिए थी, या शायद वो ज्यादा जान गई थी। लेकिन उसकी मौत मामले को और उलझा देती है। और पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का रवैया तो जैसा हॉरर फिल्मों में होता है, वो इसे सुसाइड बताकर केस बंद करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं पॉडकास्टर मेंटली अनस्टेबल थी। कमाल है। आवा और उसका एक्स बॉयफ्रेंड तो मानेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं, वो विरोध करते हैं। तभी रे, जो 1997 वाले हादसे का सर्वाइवर है, वो सामने आता है और कहता है कि इनकी बात पर यकीन करो। शहर के फादर भी मदद ऑफर करते हैं। तो अब रे और फादर भी कहानी में आ गए। रे का किरदार इंटरेस्टिंग लग रहा है। वो पुराना सर्वाइवर है। हाँ, क्या वो मदद कर सकता है या उसका भी कोई राज है? इसी बीच हमें यह भी पता चलता है कि स्टीवी, जो बार वाली दोस्त है, वो रे को जानती है। रे उसका बॉस भी है। एक छोटा सा कनेक्शन। ग्रुप अभी सुराग ढूंढने में लगा है। उन्हें पता चलता है कि एक्सीडेंट में मरने वाला आदमी नशे में था और गाड़ी चोरी की थी। हाँ, आवा थोड़ी चालाकी दिखाकर कार रेंटल वाली जगह से पुरानी कार की डिटेल्स निकलवा लेती है, ड्रामा करके। लेकिन खतरा तो अभी टला नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि और दरीब आ रहा है। डानिका और उसका एक्स मंगेतर कब्रिस्तान जाते हैं। उन्हें उस मरने वाले की कब्र पर ताजे फूल दिखते हैं। ताजे फूल? मतलब कोई और भी है जो उसे याद कर रहा है? हाँ, केयरटेकर सीसीटीवी फुटेज देखने जाता है और मारा जाता है। कातिल वहीं था। फिर कातिल डानिका पर हमला करता है, कब्रिस्तान के स्टोरेज में। और उसे कौन बचाता है? उसका एक्स मंगेतर, वही एक्स मंगेतर जिस पर पहले शक था। अच्छा, तो अब वो हीरो बन गया? या ये भी कहानी का कोई भटकाव है? कह नहीं सकते, कहानी हमें लगातार घुमा रही है। इसी बीच रे प्रोफेसर से मिलता है, आवा को लेकर चिंता जताता है। और फिर एक और भयानक घटना होती है। क्या? आवा के एक्स बॉयफ्रेंड की हत्या, अकेले में कार के पास। कातिल रस्सी से गला घोट देता है और उसकी कार लेकर चला जाता है। नहीं, एक और दोस्त मारा गया। अब तो ग्रुप और छोटा हो गया। डर कितना बढ़ गया होगा। बहुत ज्यादा। अब शक किस पर करें? फादर पर। डानिका को याद आता है कि उसने फादर की एक तस्वीर देखी थी उस मरने वाले आदमी के साथ। ओ, तो फादर का कनेक्शन है। शक की सुई अब फादर की तरफ घूमती है। क्या वो सिर्फ मदद कर रहे थे या कुछ और छुपा रहे थे? लेकिन जब आवा और डानिका पुलिस के पास जाती हैं, तो फिर वही होता है। पुलिस उनकी बात नहीं मानती, बल्कि उन्हें स्टेशन में ही रोक लेती हैं, एक तरह से नजरबंद। और इसी बीच एक और जानकारी सामने आती है। हाँ, पता चलता है कि रे और स्टीवी का एक पुराना कनेक्शन है। रे ने स्टीवी के मरते हुए पिता से वादा किया था कि वो स्टीवी का ख्याल रखेगा। ये जानकारी इस वक्त क्यों? इसका क्या मतलब है? कहानी अब अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है। रहस्य और गहरा हो गया है। किरदार फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। और फिर आता है सबसे शॉकिंग मोड़। क्या होता है? डानिका का वो एक्स मंगेतर जिस पर पहले शक था, और उसके मेयर पिता, दोनों की उनके घर पर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। दोनों की? बाप बेटी की? ये तो बहुत क्रूर है। हाँ, ये हत्याएं पिछले हमलों से भी ज्यादा वैशी हैं। लगता है कातिल अब सारी हदें पार कर चुका है। पुलिस को अब लगता है कि मामला सीरियस है। वो आवा और डानिका को छोड़ते हैं। और फिर रे उनकी मदद के लिए आता है। हाँ, रे आता है और कहता है कि यहाँ रुकना खतरनाक है। वो उन्हें नाव से भागने में मदद करने की पेशकश करता है। तीनों लड़कियां, आवा, डानिका, स्टीवी, रे के साथ भागने की तैयारी करती हैं। लेकिन पुलिस को क्या मिलता है? पुलिस को फादर भी मरे हुए मिलते हैं, लेकिन उनके घर से एक बड़ा सुराग हाथ लगता है। एक फोटो। ग्रुप फोटो? किसकी? उस फोटो में मरने वाला आदमी है, एक्सीडेंट वाला, और उसके साथ है स्टीवी। क्या? स्टीवी? उनकी दोस्त स्टीवी? वो कातिल है और वो तो इस वक्त आवा और डानिका के साथ उस नाव पर है। हाँ, ये पहला बड़ा खुलासा है। क्लाइमैक्स नाव पर शिफ्ट हो जाता है। स्टीवी अपना असली रंग दिखाती है। वो डानिका पर हमला करती है।
और वो बताती है कि क्यों कर रही है ये सब। हाँ, वो बताती है कि उसका मकसद बदला लेना है। वो आदमी जिसे उन्होंने उस रात मरने दिया था, वो उसके माँ बाप की मौत के बाद उसका एकमात्र सहारा था, उसका प्यार था। ओ, तो ये सब पर्सनल था, रिवेंज। वो चाहती थी कि ये लोग भी वही दर्द महसूस करें जो उसने महसूस किया। बिल्कुल। उसका डायलॉग है, जैसे तुमने मेरा प्यार छीना, वैसे ही मैंने तुम्हारा छीना। ये उसके दर्द और गुस्से को दिखाता है। कहानी यहाँ ये भी दिखाती है कि कैसे दुख और अकेलापन इंसान को इस हद तक ले जा सकता है। नाव पर फिर लड़ाई होती होगी। हाँ, भयानक लड़ाई। आवा, डानिका, स्टीवी तीनों। तभी रे मदद के लिए पहुंचता है। वो स्टीवी पर बंदूक तान देता है। डानिका किसी तरह स्टीवी को हुक से घायल करती है और रे स्टीवी को गोली मार देता है। स्टीवी पानी में गिर जाती है। तो खत्म, कातिल मारा गया। ऐसा लगता है बुराई हार गई, सब शांत होता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक आखिरी ट्विस्ट बाकी है। क्या मतलब, एक और ट्विस्ट? हाँ, जब सब थोड़ा शांत होता है, आवा रे के शरीर पर चाकू का वही निशान देखती है जो उसने पॉडकास्टर के घर पर हमला करने वाले कातिल को दिया था। नहीं, मतलब रे। हाँ, रे कबूल करता है वो दूसरा कातिल था। वो स्टीवी की मदद कर रहा था। दो कातिल? ये तो सोचा ही नहीं था। रे क्यों कर रहा था ये सब, सिर्फ स्टीवी के लिए? वो कहता है कि स्टीवी अपने माँ बाप और प्यार को खोने के बाद अकेली पड़ गई थी, तो उसने उसका साथ दिया। कहानी उसके मोटिव को थोड़ा खुला छोड़ दी है। क्या वो सिर्फ स्टीवी के दर्द से जुड़ा था या उसका अपना कोई और एजेंडा था? ये डबल किलर वाला ट्विस्ट कमाल का है। ये दिखाता है कि कैसे दर्द और बदला दूसरों तो भी खींच सकता है। बिल्कुल। फिर रे आवा पर हमला करता है। प्रोफेसर, जो 1997 की सर्वाइवर थी, वो बीच में आती है। रे उसे मारने वाला होता है कि आवा तीर चलाकर उसे मार देती है। तो दूसरा कातिल भी मारा गया। डानेका किनारे पर जिंदा मिल जाती है। आवा और डानेका अस्पताल में है। सब ठीक हो गया लगभग, लेकिन पूरी तरह नहीं। उन्हें अस्पताल में खबर मिलती है कि स्टीवी, उसका शरीर नहीं मिला, वो अभी भी जिंदा है। क्या स्टीवी जिंदा है? हाँ, और यही फिल्म हमें छोड़ देती है। एक कातिल रे मर चुका है, लेकिन असली मास्टरमाइंड स्टीवी अब भी बाहर है, लापता है, और आवा का इरादा पक्का है कि वो उसे ढूंढेगी और खत्म करेगी। वाह, तो ये कहानी हमें कई चीजें सोचने पर मजबूर करती है। जैसे हमारे काम, खासकर बुरे काम, हमारा पीछा नहीं छोड़ते। बिल्कुल। और कैसे दबे हुए राज जब बाहर आते हैं तो और ज्यादा तबाही मचाते हैं। बदले की आग कैसे इंसान को बदल देती है, और वो मानसिक बोझ, ट्रॉमा, जो ऐसे हादसों के बाद रह जाता है। हाँ, और ये अंत एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या हिंसा का ये चक्र कभी खत्म होता है? स्टीवी जिंदा है, खतरा टला नहीं है, तो क्या आवा और डैनिका सच में बच गई हैं? यही तो, बचने का असल मतलब क्या है? जब आपका दुश्मन, जिसने आपकी दुनिया उजाड़ दी, वो अब भी कहीं बाहर है, तो क्या आप कभी सुकून से जी सकते हैं? क्या उस डर से उभरना मुमकिन है, या ये लड़ाई अब जिंदगी भर चलेगी? ये सवाल वाकई सोचने वाला है।